बात आती है या मानसिक बीमारियों की बात आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मानसिक बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण है आजकल वो है स्ट्रेस, तनाव सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा बहुत सारे और कारण होते हैं, आनुवांशिक कारण होते हैं, जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोज होते हैं कुछ लोग जिनमें मानसिक बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहीं आ जाते सर। स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हमारे पास आपकी उम्र के बच्चे भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, तो हम जब उनसे पूछते हैं कि आपके कोई तनाव है क्या, तो वो बिल्कुल क्लियरली मना करते हैं। मतलब 100 में से लगभग 5 लोग ही एक्सेप्ट करते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, जबकि ये तय है कि किसी की कोई भी मानसिक समस्या अगर आ रही है तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर रहा होगा। तो हम कारणों की बात कर रहे थे, तो उसमें आगे का कारण आता है, वो आता है नशा। आजकल नशे की प्रवृत्ति भी यंगस्टर्स में बहुत बढ़ रही है, तो एक नशा बहुत बड़ा कारण होता है कि मानसिक जो समस्याएं हैं वो नशे की वजह से उत्पन्न हो जाती हैं। तो स्ट्रेस को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को या सब किसी को पता ही नहीं कि स्ट्रेस क्या होता है, किस चीज़ को स्ट्रेस कहा जाता है। बहुत बड़ा कोई उनका तनाव होता है तब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये तनाव है। बाकी जैसे अपन तनाव की अगर डेफिनेशन देखें या उसके कंटेंट्स देखें तो उसमें है कि हर वो स्थिति जहाँ पे हमें लगता है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर की स्थिति है, मेरे रिसोर्सेज से बाहर की स्थिति बनती जा रही है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, वो हमारे स्ट्रेस डेवलप करता है। जैसे हमें कहीं पहुंचना है समय पे, तो हमारे पास जब तक टाइम हम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे लगता है कि टाइम तो मेरे को यहीं हो गया, जब मुझे वहाँ पहुंचना था वो टाइम मेरे को यहीं पे हो गया है, तो वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मामला। तो वो छोटा सा एक 10 मिनट का 15 मिनट का अपन नहीं पहुंचेंगे, तब तक अपन स्ट्रेस में रहेंगे। आप स्टूडेंट्स के लिए देखें तो एग्जाम की डेट आ जाती है, हमें कोर्स पूरा नहीं होता है, पढ़ाई कर रहे हैं अपन, है ना। तो जैसे एग्जाम का डेट आ गया, 10 दिन बचे, कोर्स बहुत सारा बचा हुआ है, तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा या मेरी कैपेसिटी से बाहर हो गया मामला भी, तो वो एक स्ट्रेस की आ जाता है। इसी तरह के बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं जिनको हम तो परसीव नहीं कर पाते ज़्यादा, लेकिन हमारा माइंड उनको परसीव करता है, हमारा माइंड तो उस स्ट्रेस को लेता है। और बहुत छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं, वही हमें प्रभावित कर देते हैं। जैसे हमें लगता है कि बहुत छोटा सा टेंशन है, इससे कुछ नहीं होना, क्या इससे कोई बात थोड़ी हो सकती है, बहुत छोटी बात है, इससे कुछ थोड़ी होगा। तो हमारे टीचर हमें बताते थे कि जैसे हम पानी का गिलास उठाते हैं या बोतल में उठाऊंगा तो इसका कोई वजन मुझे नहीं लगेगा। अभी कोई पूछेगा कितना वजन लगा, तो मैं कहूँगा कोई वजन नहीं लगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस बोतल को पूरे दिन उठा के रखूंगा हाथ में, तो मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा पूरा का पूरा, और दिनों तक अगर मैं उठा के रखूंगा तो बॉडी में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी तरह से बहुत छोटा सा स्ट्रेस होता है, अपन को लगता है कि दिमाग में कुछ नहीं करेगा, ये एक बहुत छोटी सी बात है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो अपने दिमाग में घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक रहती है, तो दिमाग में कुछ इस तरह के केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स के परिवर्तन कर देती है कि इससे हमारा व्यवहार बदल जाता है। और जो ये व्यवहार बदलता है, इसी को हम मानसिक परेशानी बोलते हैं या मानसिक समस्या बोलते हैं। तो एक तो अपन को स्ट्रेस से बचना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आगे की चीज़ है, हमें स्ट्रेस को प्रिवेंट ही करना है पहले, कि स्ट्रेस आए ही नहीं हमारे अंदर। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको अपना जो भी दिन का रूटीन है या अपना प्लानिंग करनी है ना। हमारा दिन ही प्लान नहीं होता, जबकि आइडियली एक स्टूडेंट को अपना पूरा ईयर प्लान करना चाहिए, एक उसका पूरे ईयर की प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे को इस महीने या इस वीक में ये करना है, अगले में ये करना है। और आपका जो एजुकेशन कैलेंडर है उसमें देखो आपकी पूरी प्लानिंग होती है, हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं, उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं, फिर ईयरली एग्जाम आता है, तो वो पूरा प्लानिंग होता है उसका, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए अपने पढ़ाई की, दूसरी एक्टिविटीज़ की। तो हम अगर एक प्लानिंग से चलेंगे तो वो जो मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ रिसोर्सेज वाली चीज़ नहीं आएगी दिमाग में, और स्ट्रेस नहीं आएगा। एक हम टाइम के पंक्चुअल रहेंगे तो भी स्ट्रेस से बच सकते हैं। अपना जो भी अपन को एक असाइनमेंट दिया गया है, कोई काम दिया गया है, उसको अपन टाइमली पूरा करेंगे, मैनेज करके पूरा करेंगे, तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। तो ये इस तरह से अपन स्ट्रेस से बच सकते हैं। अगर बाय द वे किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस या किसी परिस्थिति की वजह से स्ट्रेस हो भी गया है, तो उसको कैसे डील करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है आप डेली मेडिटेशन करें, योगा करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, योगा से हमारे ब्रेन में और बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स या कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो हमें स्ट्रेस
स्ट्रेस को कोप अप करने में हेल्प करते हैं। तो अगर अपन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, तो वो हमारे जो मैं तत्व बता रहा हूँ वो लो हो जाएंगे, जिनको एंडोर्फिन्स बोलते हैं। वो लो रहेंगे तो हम स्ट्रेस से इजीली प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर वो हॉर्मोन्स या रेगुलर बन रहे हैं तो हम स्ट्रेस से, कोई स्ट्रेस आ भी जाता है तो उससे हम इजीली फाइट कर लेते हैं, उसको इजीली कोप अप कर लेते हैं। आजकल एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण, जैसे गुरुजी ने बताया था कि मोबाइल है, मोबाइल या जो भी है, लैपटॉप है, टीवी है, ये जो स्क्रीन है, इसको स्क्रीन बोलते हैं सबको। तो स्क्रीन टाइम है ये हमारा 24 घंटे में से 2 घंटे होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, 2 घंटे मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर देखते हैं कि 2 घंटे तो बहुत कम होते हैं, 3, 4, 5, 6 घंटे तक बच्चे हैं वो स्क्रीन पे रहते हैं, टीवी देख लेते हैं, लैपटॉप देख लेते हैं, मोबाइल पे आ जाते हैं। इससे कम्प्लीटली दूर हम नहीं रह सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो इससे अपन कम्प्लीटली दूर नहीं रह पाएंगे, हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। लेकिन इसका अगर लिमिटेड यूज़ किया जाए, इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसको अगर हम एक्सेसिवली यूज़ करें, या इस पर गेम खेलने लग जाएं, या दूसरी कुछ साइट्स देखने लग जाएं अपन, यूट्यूब, तो फिर वो तो अनंत है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप पूरे दिन देखो तो भी वहाँ कोई मटेरियल है वो खत्म नहीं होने वाला, वो चलता रहता है, उस पर कुछ ना कुछ आता रहेगा आपके साथ। जो एक मेच्योर एज होती है उसके अंदर, तो जो इसके कंटेंट्स होते हैं सोशल मीडिया के, इनको आदमी डिसीजन कर लेता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। लेकिन आपका जो एज ग्रुप है उसके अंदर बहुत बार आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे उसमें, कि कौन सी चीज़ अपन को एक्सेप्ट करनी है, कौन सी चीज़ को डिनाई करना है, हमें नहीं एक्सेप्ट करना है। इसलिए जो बच्चे यंगस्टर्स हैं उनमें अंदर एडोलेसेंट ग्रुप है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। और इस तरह के बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिनको 15-15, 16-16 घंटे तक वो बच्चे इसी पे रहते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, और फिर उनमें बहुत ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम आने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहने लग जाते हैं, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उनको केवल वही चाहिए, वो आदी हो जाते हैं इसके। जैसे दूसरे नशे का व्यक्ति आदी हो जाता है, वैसे आजकल इंटरनेट एडिक्शन भी एक टर्म यूज हो गई है, आ रही है यूज में। तो इंटरनेट एडिक्शन का मतलब है कि आप अगर उससे दूर हो जाओगे तो आपकी तकलीफ होने लग जाएगी। जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति है, अगर उसको शराब नहीं मिलती तो आप देखते हैं ना, कांपने लग जाता है, हिलने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, उसको नींद नहीं आती है। तो वैसे ही इंटरनेट एडिक्शन हो गया है। अगर आपको ये नहीं मिलता है, जो उसका एडिक्ट हो जाता है उसको ये नहीं मिलता, तो बेचैन होता है, चला जाता है और तोड़ फोड़ करने लग जाता है घर में, तो घर वाले उसको मजबूरी में वापस दे देते हैं। तो ये इससे अपन को बचना है। इसको अपन को केवल इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा नॉलेज जो अपन को बुक्स में नहीं ढूंढना पड़े, या बुक्स में बहुत ज़्यादा ढूंढेंगे तब मिलेगा, तो इसमें रेडीली अवेलेबल हो जाता है वो। तो इसको अपन को इतना ही यूज़ लेना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं लेना है। ज़्यादा अगर आपकी आदत हो रही है तो आप इसको धीरे धीरे वापस कम कर सकते हैं। जैसे अपन एक 2 घंटे का पीरियड फिक्स कर दिया, आप आधे घंटे मॉर्निंग में देख लो, आधे घंटे आफ्टरनून में देख लो, और आधे घंटे इवनिंग में देख लो, तो 1.5 घंटा हो गया, ज़्यादा भी नहीं हुआ। और आधे घंटे में आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी से अपन संपर्क में रहना चाहते हैं, सोशल नेटवर्किंग है, तो उसे किया जा सकता है। तो इसके दुरुपयोग अपन को नहीं करना है, इसको उपयोग में लेना है, इससे अपन एडिक्शन से बच जाएंगे। और दूसरा जो बताना चाह रहा था मैं, दूसरे नशे भी आजकल युवा वर्ग में काफ़ी ज़्यादा हैं, बच्चों में भी आजकल बहुत नशा हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे भी आते हैं इस तरह के, जो गांजे का या भांग का या दूसरी कुछ नींद की दवाइयों का इस तरह का नशा करते हैं। तो इस तरह का किसी भी नशा कोई आप या आपके आसपास या जान पहचान में कोई भी व्यक्ति अगर कर रहा हो, तो उसको इसी उम्र में ये नशा वापस छोड़ना है। क्योंकि नशा अगर दिमाग में जाएगा, दिमाग पे असर करेगा, तो वही कुछ ऐसे केमिकल परिवर्तन दिमाग में लाएगा कि दिक्कत हो सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है ना। जो युवा वर्ग है उसमें आजकल जो मानसिक सबसे कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है एंजाइटी और डिप्रेशन की। तो एंजाइटी डिप्रेशन के जो मुख्य लक्षण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे हम इस बीमारी को इजीली या जल्दी थोड़ा आइडेंटिफाई कर लें और जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए उसको। तो एंजाइटी का जो पेशेंट होता है उसके बहुत जल्दी, जैसे कुछ भी परिस्थिति आती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसके हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है, पसीना आ जाता है, गला सूखने लग जाता है, पेट में हल्का हल्का दर्द सा होने लग जाता है। इस तरह के एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। जब भी कोई अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट पैदा होगा, अनप्लेजेंट कोई इवेंट उसके साथ होगी, तो वो घबरा जाता है। और डिप्रेशन में जब आता है तो उसमें उदास रहना, चुपचाप रहना, कम बोलना, या जैसे पहले जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट खत्म हो जाना, लॉस हो जाना इंटरेस्ट का,
एनर्जी लॉस होना बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स आपको बहुत कॉमन मिलेंगे। अभी रिसेंटली एक सर्वे इंडिया में हुआ था, तो उसमें 9% इंडियंस पॉपुलेशन है वो डिप्रेस्ड है, और उनमें से भी 2-3% है वो सीवियरली डिप्रेस्ड है, यानी कि उनमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो जागरूकता के अभाव में और एक थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा है, उसकी वजह से वो डॉक्टर तक नहीं पहुँचते हैं। और इसी का नतीजा है कि हम अखबार या न्यूज़पेपर कभी पढ़ेंगे तो आपको उसमें रोज़ एक न एक सुसाइड का कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। कोई ट्रेन से कट गया, किसी ने जहर खा लिया, कोई फांसी खा के मर गया। ये इसी चीज़ का रिजल्ट है कि वो टाइमली आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाते, और आइडेंटिफाई हो भी जाते हैं तो डॉक्टर तक और विशेषकर मनोचिकित्सक पहुंचने में लोगों को बड़ी झिझक होती है। एक स्टिग्मा सोसाइटी में है, एक सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना रखा है कि जो मनोचिकित्सक के पास जाता है वो तो पागल होता है, जबकि जो हमारे 100 पेशेंट होते हैं उनमें से 2 या 3 पेशेंट ही उस कैटेगरी के होते हैं जो ओपन बात करते हैं। 97% पेशेंट हेडेक के, दूसरी जो बीमारी है ना मैंने बताई हुई, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या एक ओसीडी बीमारी होती है। एक ओसीडी बीमारी भी आजकल खूब ज़्यादा प्रचलन में है, पहले बहुत कम होती थी, आजकल स्ट्रेस की वजह से वो भी बढ़ रही है। ओसीडी में क्या होता है कि कोई भी एक थॉट जो हमें पता है कि मेरी व्यक्तित्व के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन वो बार बार दिमाग में आता है, इंट्रूसिव थॉट्स होता है वो, और वो कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे सबसे कॉमन इसकी वैरायटी है वो है रिपीटेड हैंड वॉशिंग की। अगर अपन चारों तरफ अपने देखेंगे सोसाइटी में तो आपको 1 या 2 आदमी ऐसा या मिलेगा जो बार बार हाथ धोता है, किसी चीज़ को टच नहीं करता, उसको बहुत गंदगी का डर रहता है, और वो कहीं टच हो जाए तो हाथ धो के आएगा, दिन में एक्सेसिवली हैंड वॉश करेगा वो। और इवन वो जैसे अपने घर में किसी को नहीं घुसने देते, घर में कोई आ भी जाता है तो सब चीज़ें धोते हैं, धोने में लग जाते हैं। दूसरा इसमें जो वैरायटी होती है उसमें चेकर्स होते हैं, तो वो चेक करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैंने ढंग से किया है या ये अच्छी तरह से नहीं हुआ, तो उसको बार बार चेक करके आएंगे। गेट की कुंडी लगा के आएंगे, ताला लगाएंगे, तो उसको 10 बार जाके चेक करेंगे, खींच खींच के देखेंगे सही नहीं लगाया। जब उनको पता है कि मैंने सही लगाया, सही लगा हुआ है, लेकिन अंदर से इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको लगता खुला रह गया होगा थोड़ा सा, वो चेक करते हैं, लिटरली खींच खींच के देखते हैं, कुंडी को बार बार देख के आएंगे, कुंडी को हाथ लगा के चेक करके आएंगे सही लगी हुई है क्या। इस तरह के पेशेंट होते हैं वो भी स्ट्रेस से डेवलप होती है बीमारी भी। तो ये ओसीडी की बीमारी बहुत कॉमन हो रही है आजकल, बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, यंग भी आ रहे हैं, ओल्ड भी आ रहे हैं, हर तरह के आ रहे हैं। इसकी अवेयरनेस भी लोगों में नहीं है, जागरूकता नहीं है, घर वालों को पता ही नहीं होता कि ये इस तरह की बीमारी है और ये बीमारी है। वो कहते हैं ऐसे नौटंकी है, ये तो जानबूझ के कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को करना पड़ता है उसको पता होता है कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है। अगर उसके हाथ में गंदगी का विचार अगर वो नहीं धो के आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होगी, और वो उस घबराहट बेचैनी से बचने के लिए एक बार हाथ धोना पसंद करेगा कि धो जाता हूँ एक बार जाके यार। तो इस तरह की ये मानसिक बीमारियां होती हैं। बचने के तरीके अपने बता ही दिया आपको। दूसरे एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल अपन सुन रहे हैं कि कुछ बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें हो जाती हैं, स्कूल में हो जाती हैं, घर पे हो जाती हैं, परिवार में। हमारे पास वैसे बच्चे आते हैं जिनके बहुत क्लोज रिलेटिव इस तरह की एक्टिविटी करते हैं बच्चे के साथ, और बच्चे बता नहीं पाते, बच्चों को डरा देते हैं या बच्चों में ऑटोमेटिकली डर आ जाता है ना। तो वो शायद आपको इसमें गुरु जी बताते हैं बैड टच गुड टच वाला। हाँ, बैड बता रखा है ना बच्चों का। हाँ, बता रखा है, थोड़ा और भी बता। हाँ, एक इसमें एक मुहिम चल रही है पूरे देश में कि गुड टच और बैड टच, है ना, नेट पे भी मिल जाएगा बहुत सारे कंटेंट। सबसे पहले अपन को अगले की जैसे एक कैपेसिटी होती है, बच्चे में भी होती है और बड़ों में भी होती है। बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है कैपेसिटी। बच्चा अगले की आंख देख के बताता है कि मेरा वेल विशर है या मेरा नुकसान करने वाला है, और ये बहुत छोटे बच्चे में होती है। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा ना, तो अपन देखते हैं ना, कोई बच्चा पर्टिकुलर किसी आदमी के पास बिल्कुल नहीं जाता है, अपने क्लोज रिलेटिव में हो सकता है या कोई पड़ोसी हो सकता है, बच्चे नहीं जाते उसके पास, चाहे वो कितने उससे इंटरमिंगल हुआ रोज आए उसके बाद, लेकिन जाते नहीं है बच्चे। वो आइडेंटिफाई करते हैं कुछ ना कुछ उनकी आंखों से या उसके व्यवहार से या फेशियल एक्सप्रेशन से, इस तरह का वो आइडेंटिफाई आ जाता है, दिमाग में एक विचार आ जाता है कि ये व्यक्ति है, इसका टच है वो मेरे लिए ठीक नहीं है ना। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, वो अपन को टच करते हैं, गले भी मिलते हैं, तो उनकी भावनाओं का अपन का अलग तरह से एक रिस्पॉन्स होता है अपना ना। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर बुरी नीयत से टच करेगा तो आपको पता चल जाता है उसका, ठीक है। तो वो अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को जरूर बताएं। उसको अगर आप नहीं बताएंगे तो अगले को एनकरेजमेंट मिलता है उससे, वो नेक्स्ट टाइम दोबारा करेगा, उससे ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो टाइमली उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति को आपने रिपोर्ट किया अगर वो एक्शन उस पर नहीं ले रहा है, वो जो अपन चाह रहे हैं वो एक्शन नहीं लिया उसने, तो आप दूसरे व्यक्ति को रिपोर्ट करें, लेकिन उसको एनकरेजमेंट बिल्कुल नहीं होने दें।
और ये इसी के रिजल्ट आ रहे हैं जो अपन आजकल हर दूसरे तीसरे चौथे दिन न्यूज़पेपर में आता है या हर महीने एक दो खबर आई जाती है इस तरह की, वो इसलिए होती है। तो इस चीज़ के लिए बेटा बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है अपन को। कहीं भी कोई ऐसी आपके आपके साथ या आपके साथी के साथ कोई ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही हो तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रॉपर वे में टीचर्स तक पहुँचाएँ, अपने पेरेंट्स तक पहुँचाएँ। और कोई उस पर अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो आजकल पुलिस में भी जा सकते हैं, ठीक है, कानूनी मदद मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स इसमें बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिनके अंदर अपने पेरेंट्स को बच्चों ने बताया था लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जो भी करने वाला था वो बहुत क्लोज रिलेटिव था, सगा चाचा सगा मामा इस तरह के जो थे वो, तो उन लोगों ने उसको दबाया और वो बच्चे तनाव में आके और कुछ उनमें मानसिक लक्षण आ गए, हमारे पास लेके आए। हमने जब उनसे बात करी तो काफ़ी देर के बाद उन्होंने ये चीज़ हमें बताई कि इस तरह की एक्टिविटी हमारे साथ हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने हमारे पेरेंट्स को बता भी दिया है लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं इसमें। तो ये भी बहुत ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रेस इसी से डेवलप होता है। ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाती है, हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते, मन ही मन में रखते हैं, तो भी हो जाता है ना, ठीक है। और आपके मन में कोई इस तरह की कोई बात है, किसी भी तरह की कोई तनाव से संबंधित या इससे को आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर हेडेक का बता दो थोड़ा सा। हेडेक? यस सर। हेडेक बेटा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, और हेडेक की कई वैरायटीज होती हैं। जैसे सबसे कॉमन इस समय जो हेडेक है वो टेंशन हेडेक है। और टेंशन हेडेक का जो सिम्टम होता है उसके अंदर सिर दर्द होता है, हल्का हल्का सिर दर्द रहता है, जैसे सिर को किसी ने बांध दिया है या सिर को कोई खींच रहा है, अंदर से खिंचाव जैसा सा दर्द महसूस होता है। और वो डल एक बोलते हैं उसको ना, डल एक एनी टाइम रहता है हर समय, आंखों के चारों तरफ रह सकता है, पीछे की तरफ रह सकता है, पीछे का ऐसा ना, कान के पीछे का इसमें से टाइटनेस सी फील होती है और ऐसा दर्द हमेशा रहता है। इसको बोलते हैं टेंशन हेडेक। ये जैसे मैंने भी बात करी ना तनाव वाली, उस तनाव में ही रहता है। तनाव किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्टडी का हो सकता है, उस टाइम पढ़ने का है क्या, परीक्षा आ रही है? सर आईब्रोज दर्द होते हैं। हाँ, आईब्रोज में दर्द होता है। आईब्रोज का हेडेक होता है बेटा, एक बार आई चेकअप कराना चाहिए। अगर हेडेक यहाँ पे हो रहा है आईब्रोज में या आंखों के चारों तरफ, तो विजन चेकअप होना चाहिए एक बार पहले। हाँ, पहले अगर ये जो आंखों के चारों तरफ कहीं भी दर्द हो रहा है तो पहले एक बार विजन चेकअप जरूर होना चाहिए। विजन चेकअप अगर ठीक है तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन दूसरे होते हैं। तो एक तो ये हेडेक हो गया, टेंशन हेडेक प्लस विजन वाला। दूसरा एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल माइग्रेन की होती है, जिसमें यूजुअली आधा सिर दुखता है और वो जो सिर दुखता है वो पल्सेटाइल होता है, पल्स की तरह चलता है ना, वोमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है, चक्कर से आते हैं, आवाज़ और रोशनी बिल्कुल नहीं आती, उसमें इरिटेशन होता है, कोई बोलता है तो भी, या कोई रोशनी आती है उससे भी इरिटेशन होता है। वो माइग्रेन के हो सकता है, लेकिन माइग्रेन में क्या है कि रोज़ नहीं होता। माइग्रेन का दर्द जैसे 2 दिन हो गया, फिर 5 दिन नहीं होगा, फिर 2 दिन हो जाएगा, इस तरह से होता है वो। ज़्यादातर उसके ट्रिगर्स यही होते हैं कि तेज़ रोशनी से होता है, मोबाइल टेलीविज़न या गाड़ी की लाइट या धूप, इससे हो जाता है, या किसी अपन सोर्स कामे में रह जाते हैं वहाँ हो जाता है, बाजार जाते हैं तो हो जाता है, कुछ खाने पीने की चीज़ों से भी हो जाता है। अगर अपने बहुत ज़्यादा कोई हैवी फूड ले लिया जो डाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, स्पाइसी फूड ले लिया तो उससे हो सकता है। और माइग्रेन टेंशन से भी हो सकता है। जैसे टेंशन हेडेक टेंशन से होता है, वैसे माइग्रेन भी टेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है उसका। इसके अलावा कुछ क्लस्टर हेडेक वगैरह 2-3 तरह के हेडेक और हैं, लेकिन हेडेक अगर कंटिन्यूस रह रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। एक दिन का सिर दर्द तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके कंटिन्यूस हेडेक रह रहा है किसी भी तरह का तो डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास कंसल्ट कराना चाहिए। जो भी चेकअप होंगे हो जाएंगे और जो भी उसका कोज होगा उसका ट्रीटमेंट होते हुए हेडेक आपका ठीक हो जाएगा। सर यहाँ पर ये पूरा दर्द सर ये जो ऊपर वाला सर है ये पूरा दर्द होता है, बाल खींचते हैं तो भी ऐसा लगता है दर्द हो रहा है, मम्मा जब मालिश करती है तो ऐसा लगता है बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। ये रोज होता है बेटा, कभी कभी होता है? नहीं सर मेरे तो रोज़ ही रहता है। मैं तो मम्मा को बोलती हूँ मम्मा मेरी मालिश करो तो उससे और ज़्यादा होता है। बेटा एक बार आप चेकअप कराओ। किस चीज़ का? वो तो हमारे पास आओगे तो बता डॉक्टर देंगे। को सर को ही दिखाओ आप। वो चेकअप होते हैं उसके कुछ तरह के। टेंशन तो नहीं है ना कोई भी? नो सर। पढ़ाई का तो नहीं है ना? नो सर। क्योंकि ये जो आप बता रहे हो टेंशन हेडेक ही हो सकता है, बाकी इसके बहुत सारे कारण होते हैं हेडेक के। कॉमन जो मैंने आपको बताए हैं वो है, इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर आपके रेगुलर हो रहा है, डेली हो रहा है, तो एक बार आप चेकअप करा लो। बहुत सारे कारण होते हैं, ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन कम है तो भी हेडेक होता है ना। कुछ और ब्लड में हार्मोन्स वगैरह, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसमें भी हेडेक होता है, तो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। वो चेकअप से ही पता लग पाएगा क्या कारण है इसका एग्जैक्ट। मैं आइज़ डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे यहाँ पर सर में मतलब बहुत भयंकर दर्द होता है, तो उन्होंने बोला कि
आपके इतना सर में दर्द होता है, इसका मतलब आपके सर में थोड़ी जुकाम बैठी हुई है, तो वो जो गर्म पानी है उससे साइनोसाइटिस एक प्रॉब्लम अच्छा होती है। बेटा वो भाप का किया साइनोसाइटिस एक प्रॉब्लम होती है, उसमें भी हेडेक होता है। आई साइड तो ठीक सर है। मैं इससे कैसे बच सकती, मैं कैसे इलाज करूँ इसका, क्या इसके करूँ लिए घर तो का? आप सर्दी का जुकाम का इनका विशेष ध्यान रखो, ठंडे मौसम में विशेष ध्यान रखो, है ना। साइनोसाइटिस कुछ ड्रग्स आती हैं, मेडिसिन आती हैं, ENT के डॉक्टर देते हैं। ENT वालों नाक को कान गले के दिखाते जो हैं। डॉक्टर्स होते हैं, ये उनके फील्ड का मामला होता है, तो वो अगर है साइनोसाइटिस तो उसका इलाज कर देते हैं। ठीक। और बेटे और कोई बेटी सर नींद में बोलना भी इन्हीं सब चीज़ों के सिम्टम्स होते हैं। हाँ, नींद के जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं। नींद में बोलना, नींद में चलना, नींद में दांत पीसना और नींद में पेशाब करना। 4 ये बीमारियां होती हैं नींद की ना बहुत। ठीक है, होते हैं ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी रात को नींद में पेशाब कर देते हैं। कुछ लोग जाड़ दांत पीसते रहते हैं ना, होते हैं। हम लोग उनका मजाक भी बनाते हैं, उनको घर वाले बहुत डांटते भी हैं, है ना। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया था, 12-13 साल का है, और वो बच्चा इसलिए मेंटली डिस्टर्ब हो गया कि उसकी मम्मी उसको रोज पीटती थी इस चीज़ के लिए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी उसमें, उसकी बीमारी थी, उसके पेशाब हो जाता था रात को नींद में और उसको सुबह पीटते थे। तो जो अपनी गलती है ही नहीं उस चीज़ के लिए, अगर हमें रोज़ पिटाई की खानी पड़े, डिप्रेशन में आ गया फिर। तो बच्चा परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया, वो अलग तरह से व्यवहार करने लग गया। जब उससे अपनी बात की, पूरी बात निकली, तो ये बात निकली कि मेरे से कंट्रोल में नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं तो चाहता हूँ नहीं करूँ बिल्कुल भी, लेकिन हो जाता है ना। तो ऐसे नींद में चलना और नींद में बोलना, ये भी बीमारी होती है। ये स्लीप डिसऑर्डर्स, और इनमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स अगर व्यक्ति रहता है तो ये ज़्यादा नहीं होता। जब स्ट्रेस में होता है, किसी चीज़ के तनाव में होता है, उन नाइट्स में ये ज़्यादा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सपने वगैरह आते हैं, हाँ। और फिर वो सपने घटना आगे कई बार वो फ्यूचर में बिल्कुल हो जाती है, तो वो भी मानसिक ये परेशानी मैडम है क्या? कोइंसिडेंस होते हैं। हमें ऐसा कोई सपना कभी भी नहीं आ सकता जो फ्यूचर में होगा, लेकिन कई बार जैसे 10 सपने आए, एक हो जाता है। हाँ वो तो कोइंसिडेंस तो होती है ना, अपने कई बार थोट भी आता है कि ऐसा नहीं हो जाए, वो चीज़ हो जाती है बाद में, तो ये कोइंसिडेंस ही होता मेरे है। साथ सर बचपन से ऐसी घटनाएं होती रही हैं कि कोई सपना 3 या 4 बार रिपीट हो जाता है, हाँ। और एक्चुअल में अगले दिन वो हो जाती है कंडीशन, अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का। हाँ, शायद वो कोइंसिडेंस से हुआ है, लेकिन सपने अपन को क्या आते हैं, सपनों का अगर अपन एनालिसिस करेंगे तो सपने हमें वो इन चीज़ों के आते हैं जो अपने तो करंट सीन में जो चल रहा है ना, इन दिनों में जो चल रही है, वो चीज़ें सपने में आती हैं। एक हमारी पुरानी कोई चीज़, पुरानी कोई इच्छा जो हम पूरी नहीं कर पाए कभी, जो किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई, वो बार बार सपने के रूप में आती है। जैसे हर व्यक्ति के कुछ करेक्टरिस्टिक ड्रीम्स होते हैं ना, फिक्स सपने होते हैं, हर व्यक्ति के होते हैं। जैसे मुझे भी एक दो सपना आता है, एक तो गाड़ी का ब्रेक का आता है कि मैं गाड़ी ब्रेक ले रहा हूँ, रुक नहीं रही गाड़ी मेरे से, ये मेरे को बहुत कॉमन सपना आता है। ब्रेक लेते हैं ना गाड़ी पर, तो अपने हाथ में होता है सब कुछ, ब्रेक्स होते हैं सब होते हैं, लेकिन मुझे लगता है रुक नहीं रही, जाके ठुकेगी, और ये सपना मुझे बहुत कॉमनली आता है। दूसरा मुझे सपना आता है परीक्षा का, कि परीक्षा आ गई है, पढ़ाई कुछ नहीं करी, तो ये ओबियसली एजुकेशन में रहा होगा कहीं ना कहीं, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, परीक्षा आ गई, प्रेशर रहता है, हम भी पढ़ते थे तो वो अभी भी आते हैं सपने में। कभी भी, जैसे मैंने कभी BSc नहीं करी, मैं 12 के बाद मेडिकल में चला गया था, लेकिन मुझे आता है BSc कर रहा हूँ, BSc का सब्जेक्ट है, एग्जाम आ गई, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, 10th कर रहा हूँ, 12th कर रहा हूँ ना, और फिर जगने के बाद अच्छा भी लगता है कि नहीं कुछ नहीं कर रहे। ये ड्रीम्स में क्या है कि अगर इस तरह के थ्रेटनिंग ड्रीम्स आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं कोई, वो खतरनाक, तो वो कोई डरावनी घटना अपने साथ हो चुकी होती है ना, उससे आते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बाल बाल बच गया हो, तो उसको दिन में भी रिलाइव होती है वो घटना, बैठे बैठे जैसे थोड़ा सा सोचता है तो एकदम से वो घटना सामने आती है, एकदम चमक के उठता है वो आदमी, तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। उसके अंदर वो बिल्कुल पैल्पिटेशन घबराहट सब हो जाएगा उसके, रात को भी ऐसे सपने आते हैं उसको, जैसे एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी ऐसी घटना हो रही है, तो एकदम से चमक के जग जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। नाइटमेयर्स बोलते हैं ना, जो डरावने सपने आते हैं, हमें वही सपने याद रहते हैं जो हमारी डीप स्लीप में आते हैं। हाँ बेटा, और कोई बेटी पूछना चाहे? सपने आते हैं, हाँ? भूत के सपने आते हैं। हाँ, भूत तो अपने कल्चर में बेटा साहब, है नहीं, भूत की तो आपको बैठोगे तभी अपने इसमें एक आदमी भूत की घटना आपको बता देगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था ना। गाँव में क्या होता है कि भूत के बारे में किस्से सुनाने वाले बहुत लोग होते हैं, जबकि रियल में अगर किसी से बात की जाए ना, रियल में भूत है भूत किसी ने नहीं देखा, है भी नहीं होता इससे सबने सुने लेकिन देखा किसी ने नहीं, है ना। जब हमारा माइंड स्ट्रेस में होता है तो हमारा परसेप्शन, मैंने बताया था, चेंज हो जाता है, देखना सुनना सब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो उस समय के जैसे मान लो शाम का टाइम है, थोड़ा सा सुबह जल्दी का टाइम है, तो उसमें थोड़ा सा रोशनी कम होती है ना, डरावा सा आदमी होता है, तो उसको जैसे किसी पेड़ का भूत दिख जाता है, या कोई हल्की फुल्की कोई चीज़ मूव कर रही है उसका भूत दिख जाता है, रस्सी का सांप नजर आ जाता है
ना, कोई हवा की आवाज़ होती है ना, हवा की कोई कुत्तों की आवाज़ होती है, वो भूत की आवाज़ नज़र आ जाती है। तो ये सब उसी स्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर परसेप्शन से डेवलप होते हैं। इवन जो एक साइकेट्रिक इलनेस होती है कुछ, उसके अंदर व्यक्ति को बिल्कुल साफ साफ आवाज़ें, जैसे मेरी आपको सुन रहे से बिल्कुल साफ आवाज़ सुनती है, उसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं ना। कोई भी अपने जो 5 अपनी इंद्रियां हैं उनमें कोई भी एक सेंसेशन प्रेजेंस के बावजूद होता है ना, कोई प्रेजेंस नहीं है, जैसे कोई है नहीं सामने फिर भी दिखता है। अभी एक मूवी आई है ना अतरंगी रे, देखिए कि किसी ने? अतरंगी रे एक मूवी आई है अभी, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वे में दिखाया है, उसमें वो हेलुसिनेशंस हैं। जो मूवी की हीरोइन है उसमें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं कि वो एक व्यक्ति है ना, उससे वो प्यार करती है, वो है ही नहीं रियल में। बाद में पता चलता है कि वो रियल में था ही नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं थी उसके, लेकिन उसको दिखता था, बोलता था, बात करता था, सब कर रहा है उससे। तो इस तरह के हेलुसिनेशंस होते हैं उसमें बीमारियों में। यूजुअली ऑडिटरी होते हैं, सुनने के होते हैं, विजुअल वाले बहुत कम होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में व्यक्ति बैठा रहता है, उसको बाहर से आवाज़ें सुनती रहती हैं, उनसे बातें करता रहता है। तो कई लोग अपन देखते हैं ना जो मानसिक बीमार होते हैं, अकेले बोलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बोलते हैं कि अपने आप बोलते हैं, हंसते रहते हैं, वो उनको वो आवाज़ें सुनती हैं। उनके अटेंडेंट्स आके बताते हैं डॉक्टर साहब ये मरीज अकेला ही बैठा रहता है, अकेला ऐसे इशारे करता रहता है, हंसता रहता है, बातें करता है, किसी बात कर रहा है ना। और वो जैसे अगर अगला व्यक्ति गंदी बातें करता है तो ऐसे घूम घूम के गालियाँ निकालते हैं। एक हमारे पास पेशेंट इस जेल में था पहले, तो छुट्टी हो गई उसकी, तो वो जब हम पहली बार देखने गए थे तो वो घूम घूम के ऐसे गालियाँ निकाला था हाथ करके, जैसे अपन को कोई आवाज़ सुनते हैं ना रेडियो की। जब हम उससे बात की तो उसने बताया कि वो कोई किसी एक व्यक्ति का नाम लिया उसने कि वो मुझे बहुत गालियाँ निकाल रहा है, वो दिख रहा है मुझे। तो उसके सामने गालियाँ निकाल रहा था, और ऐसे घूम घूम के निकाल रहे थे, बिल्कुल आमने सामने लड़ते हैं ना दो लोगों को लड़ते देखा है ना, वैसे लड़ रहा था। अपन को तो एक आवाज़ सुनती है उसकी, दूसरी आवाज़ अपन को नहीं सुन रही, केवल उसी को सुनती है, तो अपन को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तो वो हेलुसिनेशंस होते हैं। हाँ, और कुछ पूछ रहे थे ना? रात को सोने से पहले हेडेक होता है और सुबह उठने के बाद भी हेडेक होता ही रहता है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम होती है? वही तो बताया ना मैंने, स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है आई का कोई प्रॉब्लम हो ना, ठीक है। चेकअप कराना एक बार उसका, क्योंकि इनका कारण पता अपन को तभी लग पाएगा जब अपन चेकअप करते हैं ना। आई अगर स्लाइटली आई विजन वीक है ना, तो अपन कई बार दिखने में अपन को प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उस चीज़ को अपन को क्लियर देखने के लिए आंखों पर थोड़ा स्ट्रेन होता है, उसकी वजह से थोड़ी देर बाद हेडेक चालू हो जाता है। सर ये प्रॉब्लम रेगुलर नहीं होती, कभी कभार ही होती है। तो फिर ये ऑब्वियसली बेटा स्ट्रेस ही हो रहा है। जब आप स्ट्रेस में होते हो उन दिनों में होता है, जब आप रिलैक्स होते हो ना उसी से हो रहा हो। तो आप थोड़ा मेडिटेशन योगा अगर रेगुलर करेंगे तो नहीं होगा ना, रिलैक्स होंगे। हाँ बेटा, और हाँ बेटा आप पूछ रहे थे कुछ? मेरे भी आईसाइट की प्रॉब्लम है, मेरे 0.25 का लगा हुआ है ये, पर मेरे को सब कुछ क्लियर दिखता है, मैं उतनी दूर का भी देख सकती हूँ, पर वो नहीं लगाऊंगी चश्मा तो सर दर्द